हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएसयू बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक के किस तरीके का मूवमेंट हमें कल देखने को मिला। देखिए, बैंक निफ्टी की हम बात करें तो 33,559.80 के ऊपर के प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से काफ़ी ऊपर है। और इसके बाद 33,559.75 का लो बनाता है और 34,694.45 का हाई बनाता है। निफ्टी बैंक का 52 वीक लो है 17,105 का और 52 वीक हाई है 37,708.75 का। ईयर टिल डेट तक निफ्टी बैंक में 10.69% की जंप है, 1 वीक में 7.58% की जंप है, 1 मंथ में 11.23% की जंप है, 3 महीने में गिरावट है 3.44% की, 6 मंथ में 18.37% की जंप है, 1 ईयर में 95.13% की जंप है, 2 ईयर्स में देखें तो 14.18% की जंप है और 3 ईयर्स में देखें तो 34.39% की जंप है। 34,606.90 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि 3.82% की तेज़ी के साथ बंद होता है। 1,272.35 रुपये ऊपर क्लोज होता है, बहुत बड़ी बात है गाइज। इसके अंदर अगर आप ग्राफ देखें तो ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। कल का ग्राफ है फ्राइडे का, आप देख सकते हैं मार्केट में जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से Q4 के नंबर्स पोस्ट होते हैं, अचानक ये जो मूव होता है ऊपर की तरफ चला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही गेन किया था। हालांकि यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से गेन उससे भी कहीं ज़्यादा है। देख सकते हैं 4.5% की तेज़ी के साथ HDFC बंद होता है 1497.30 रुपये के ऊपर। वहीं SBI देखें तो लगभग 4.33% की तेज़ी के साथ बंद होता है 401.20 के ऊपर। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 4.19% की तेज़ी के साथ बंद होता है 1016.00 के ऊपर। ICICI बैंक की बात करें तो 3.86% की तेज़ी के साथ बंद होता है, जो कि 642.45 के ऊपर है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें 3.81% की तेज़ी के साथ बंद होता है। इस तरीके से काफ़ी बैंक, सारे बैंक्स में लगभग तेज़ी थी। PNB सबसे कम तेज़ दिखाई दे रहा था 1.47% की तेज़ी के साथ। बहरहाल जो भी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा था। देखिए, किसी भी बैंक के लिए, चाहे हम बात करें सरकारी बैंक की, चाहे हम बात करें प्राइवेट बैंक की, किसी भी बैंक के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी बैंक के पास एसेट ही नहीं होगी उसकी, तो वो कमाई किससे करेगा बताइए? अगर बैंक की वर्किंग कैपिटल लोगों के अंदर फंस चुकी होगी, लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो बैंक अपनी वर्किंग कैपिटल ना होने के साथ कैसे कर सकता है बिजनेस? सीधी सी बात है ना? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे बैंकिंग एसोसिएशन, आई थिंक IBA नाम है इनका, मैं आपको भी बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये बेसिकली जो है सरकार को सजेशन दिया गया था बैंकिंग एसोसिएशन, हाँ, IBA की तरफ से। जी हाँ, IBA मतलब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार को एक प्रपोजल दिया गया था लास्ट ईयर कि NPA की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए कुछ तरीका निकाला जाए, तो जिसको सोच करके भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री फिस्कल ईयर 2022 के बजट को पेश करते समय 1 फरवरी को, आपको पता होगा, बताया था कि बैड बैंक यानी NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में बैड बैंक बोलेंगे, तो इस बैड बैंक को बनाने की बात सरकार ने कर दिया था। और फरवरी के बाद से बैड बैंक को बनाने का प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में था, ऐसा नहीं कि प्रोसेस में नहीं था। तो अब बैड बैंक क्या करेगा? बैंक से लोन को लेगा और उसको ज़ीरो बनाएगा, यानी बैंक्स के NPAs को ज़ीरो करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मूव है। और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, सिर्फ सरकारी बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है
और ये पूरे बैंकिंग सेक्टर को ऊपर की तरफ ग्रो कराने में बहुत हद तक मदद करेगा, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा, बैंक्स लाइकली टू ट्रांसफ़र अबाउट 80 लार्ज एनपीए अकाउंट्स टू NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ऐसा माना जा रहा है कि जो बैंक्स हैं, हमारे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स भी हैं उसमें और प्राइवेट बैंक्स भी हैं, तो स्पेशली मैं सरकारी बैंक्स पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी बैंक्स की सबसे बड़ी समस्या है एनपीए की। क्योंकि सरकारी बैंक्स में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं, घराने होते हैं, जैसे नाम आपको ले लेता हूँ, जैसे अनिल अंबानी हो गए, विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए और न जाने कपिल वाधवन हो गए, ये ऐसे कितने लोग पड़े हैं जो सरकारी बैंकों को बुरी तरीके से चूना लगाया है। और कुछ लोग तो देश ही छोड़ के भाग गए, कुछ लोग देश के अंदर ही आराम से जी रहे हैं, खुलेआम जी रहे हैं, बिना डर और बिना भय के, बिना लाज के, राइट। तो यही लोग हैं जो बैंक्स की हालत आज इतनी ख़राब करे बैठे हैं। तो अब इनकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए बैड बैंक बनाया जा रहा है और माना जा रहा है कि जो बैंक से लगभग 80 लार्ज एनपीए अकाउंट्स को जो है NARCL को जो है पुश कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ से ऑपरेशनल होने जा रहा है। जी हाँ, बैड बैंक नेक्स्ट मंथ से ऑपरेशनल होने जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें लीड रोल की तरह काम करेगा। ओके, देखिए यहाँ पे साइज़ की बात करें तो जो एनपीए की साइज़ होनी चाहिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, ताकि वो बैंक्स जो बैंक्स हैं वो उसको बैड बैंक को ट्रांसफ़र कर सकें। देखिए, कोई भी बैंक जो होगा उसके पास जो भी लोन होगा, जो भी उसका अमाउंट होगा जो एनपीए के रूप में बना हुआ है, जैसे एग्जांपल से समझ, जैसे अनिल अंबानी है, अनिल अंबानी के पास जितना भी कर्जा है वो किसी न किसी बैंक का तो होगा ना, या बैंक के कंसोर्टियम का हो सकता है, 2 बैंक या तो उससे ज़्यादा बैंक्स हो सकते हैं, एक बैंक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये सारे बैंक्स मिल करके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर एनपीए को बेचना है तो वो बेचेंगे NARCL को, और NARCL जो है उस पूरे प्रोसेस को बहुत बारीकी से एनालिसिस करेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा और देखने और इवैल्यूएट करने की, एनालिसिस के बाद इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा कि कितना रिकवरी का स्कोप हो सकता है उस डिफ़ॉल्टर की कंपनी के अंदर। एंड बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट जो है NARCL डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस पे करनी चाहिए उस बैंक को, राइट, या उन बैंक्स के कंसोर्टियम को जिन लोगों ने एनपीए को बेचने की बात करी है। ऐसा नहीं है कि बैंक्स अपने पूरे के पूरे एनपीए अमाउंट को रिसीव कर लेंगे बैड बैंक के रास्ते से, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। जो भी वैल्यूएशन तय होगी उस वैल्यूएशन का 15% जो है NARCL यानी बैड बैंक कैश के रूप में दे देगा उन बैंक्स को, और जो रिमेनिंग 85% होगा वो गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटी रेसिप्ट्स के रूप में उनको मिल जाएगा। इन केस अगर किसी भी तरीके के थ्रेशोल्ड वैल्यू के अगेंस्ट लॉस होता है, उस केस में वो चाहें तो गवर्नमेंट गारंटी को इन्वोक करा सकते हैं रिमेनिंग 85% को रिकवर करने के लिए। ये है NARCL का रिकवरी कराने का तरीका। 15% मात्र कैश मिलेगा। जो भी स्कोप ऑफ रिकवरी की वैल्यूएशन होगी या जो भी NARCL जो होगा, बैड बैंक होगा, जो भी डिसाइड करेगा कि हाँ इस बैंक का जो NPA है मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए का है, तो 50,000 करोड़ में पूरा 100% तो NARCL देने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें से मान लीजिए 10% जो है स्कोप ऑफ रिकवरी है, तो 10% के ऊपर बातचीत करेगा बैड बैंक उस बैंक से, ना कि 100%। 90% उसका हेयर कट में चला जाएगा। वैसे भी अब यहाँ पे दोनों साइड से दोनों पार्टीज जो है इस चीज़ को वैल्यूएट करेंगी, बैंक्स भी वैल्यूएट करेंगे कि क्या उनको सही प्राइस मिल रही है बैड बैंक से कि नहीं मिल रही है। अगर बैंक्स को लगेगा कि वो उस कंपनी को लिक्विडेट करा के 10,000 करोड़ से ज़्यादा वसूली कर सकते हैं, तो फिर बैड बैंक्स को क्यों ढूंढेंगे, बैड बैंक्स को क्यों सुनेंगे। बैड बैंक्स भी क्रॉस चेकिंग करेगा कि कंपनी लिक्विडेट करा के 10,000 करोड़ ऑफर कर रही है, तो बैड बैंक सोचेगा कि इसको कुछ ऐसा ऑफर करो जो लिक्विडेट कराने से ज़्यादा मिले,
ताकि ये हमारे प्रपोजल को, बैड बैंक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो इसी स्टेटमेंट को फिर से समझिए, एक बार सुनिएगा, रिप्ले करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और देन अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग 15% उसको, कंपनी को, उस बैंक को मिल जाएगा कैश के रूप में, एंड 85% गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी के रूप में मिलेगा, जिसको वो चाहे तो इन्वोक करा सकते हैं इन केस थ्रेशोल्ड वैल्यू उनकी अगर लॉस में जाती है तो। देखिए, एज़ पर 2019 रिपोर्ट, यहाँ पे अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एनुअल रिपोर्ट जो है ये बताती है कि अभी तक मार्च 2020 के क्वार्टर तक 1.9 लाख करोड़ रुपए का टोटल फ्रॉड अकाउंट हो चुका है। यानी 1.9 लाख करोड़ रुपए के फ्रॉड अमाउंट को बैड बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आप बात सही सुन रहे हैं। जी हाँ, ये आरबीआई की तरफ से मेंशन किया गया है, बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आरबीआई हैज़ क्लासिफाइड सेड दैट द लोन्स क्लासिफाइड एज फ्रॉड अकाउंट कैन नॉट बी सोल्ड टू बैड बैंक। यानी बैड बैंक को फ्रॉड अकाउंट वाले लोन्स बेचे नहीं जा सकते हैं। और टोटल अभी तक मार्च 2020 के क्वार्टर तक 1.9 लाख करोड़ का टोटल फ्रॉड अकाउंट, यहाँ पे फ्रॉड लोन्स जो हैं, फ्रॉड अकाउंट नहीं, फ्रॉड लोन्स जो हैं हमें देखने को मिले। बहुत ही ह्यूज चंक ऑफ मनी है गाइस, इसीलिए तो बैंक्स की कमर टूटी हुई है आज के डेट में। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये अच्छा है, अच्छा एक तरीका है बैड बैंक्स को क्रिएट करके कंपनी बैंक्स की बुक्स को क्लियर करने का, क्योंकि बैंक्स की लोन बुक जितना क्लियर होगी उतना ही बैंक्स अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपने बिजनेस को ऑपरेशनल बना करके सक्सेसफुली प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। राइट, तो यहाँ पे जो भी है आप लोगों को मैंने बता दिया। आई होप कि मेरी बात को आप पूरी तरीके से समझ गए हैं। मैंने सारी चीज़ों को अपने तरीके से बताने की कोशिश करी है। हो सकता है एक दो पॉइंट्स मिस हो गया हो, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम कभी कवर कर लूँगा। वैसे मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ कवर कर लिया, कुछ छोटा नहीं है। I hope you like this information. If you liked it, please give a thumbs up. And if you're interested to open demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. Take care, and if you want, then you can click on that link to open an account in Upstock. Okay guys, see you next time. Take care.